आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर 2। अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, उसके कुछ एक्सरसाइज भी करा दिए हैं और जितने भी उस पर सिलेबस में इन्वॉल्व थे सभी कंप्लीट करा दिए गए हैं। और बाकी जो एक्सरसाइज थे उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो भी डाउट्स होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, वो आप टेलीग्राम ग्रुप की मदद से आप वहाँ पर कमेंट करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करें ग्रुप और उसके बाद बताएं जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर, जिसमें है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण ये क्या होता है? अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था बहुपद, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुपद क्या होता है कि ऐसे कुछ चर और अचर का मिक्सचर ले लूँ मैं, ऐसा, ये हो गया आपका बहुपद। पर दो चरों का रैखिक समीकरण से मतलब ये होता है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक ही चर, हालांकि उसकी घात ज़्यादा थी, 2 थी, 3 थी, ऐसी थी। उसमें मतलब था हमें कि कितने ज़्यादा पद हैं, या दो या दो से अधिक पद हैं, उससे संबंधित हम लोगों ने जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जनरली ये चीज़ दिखाया है और गुणनखंड करना सिखाया है। अब जो दो चरों का रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग देखें कि पहले तो समीकरण क्या होता है। समीकरण को समझने से पहले इतना समझिए कि अगर मैं कोई इस तरह का कुछ लिखता हूँ, देखिए जैसे मैंने लिख दिया x + 5 = 7, x + 5 = 7, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया x² + 2x + 5 = 0। ये सारे क्या है? इन्हें हम कहते हैं समीकरण। इन्हें हम कहते हैं बच्चों समीकरण। अगर बराबर के इस पार और बराबर के उस पार चर और अचर दोनों का मिक्सचर, या फिर ऐसा मैं आपको बोल दूं कि बहुपद सम्मिलित हो बराबर के दोनों साइड, मतलब इधर भी कुछ हो और इधर भी कुछ हो, लेकिन उनमें कोई ना कोई एक क्या हो, अनिश्चित मान हो, यानी कि चर तो उनसे होना ही चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? वेरिएबल उसमें होना चाहिए। तो वेरिएबल होना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। और बराबर के दोनों ओर कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है या फिर कुछ भी संख्या हो सकती है, तो वे क्या कहलाते हैं? समीकरण कहलाते हैं। एक और चीज़ होती है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा ना लिख के x² + 2x + 5 > 0, या फिर ऐसा लिख देता हूँ x² + 2x + 5 < 0, या फिर इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू लगा देता हूँ, तो ये चीज़ें कहलाती है बच्चों असमीका। असमीका, ठीक है। तो देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है कि इस तरह का कुछ लिखा हुआ हमें दिख जाए बराबर के इस पर और बराबर के उस पर, लेकिन इसमें जरूरी क्या है कि वेरिएबल आपका होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें तो पहली बात समीकरण कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण से मतलब क्या है। उससे पहले भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन पहले उसको समझते हैं। देखिए दो चरों का रैखिक समीकरण का मतलब यह हुआ कि मेरा समीकरण जो है उसमें दो चर रहेंगे। कौन कौन से चर हो सकते हैं बच्चों? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x + y = 5, या फिर ऐसा लिख दूँ 2x + y = 7, x + 5 = 2, या सॉरी y लिख देता हूँ, और या फिर ऐसा लिख दूँ 2x = y। तो ये सारे क्या देख रहे हो आप इसमें कि यहाँ पे कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है, दो चर हैं, दो चर x है और y है, हर जगह आप देख रहे हो। तो दो चरों का रैखिक समीकरण से मतलब, रैखिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक ही रेखा पे होता है। रेखा का मतलब बताऊंगा आपको, क्योंकि वो ग्राफ में आता है, मैप में उसमें आता है एक्स वाई के ग्राफ पे आता है, आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों बोला जा रहा है। रैखिक समीकरण क्या होता है? और एक होता है कि जैसे देखिए, चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो यहाँ पे आपका रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि जब आप इन सब का उपयोग करके लाइन बनाओगे ना, तो एक रेखा प्राप्त होगी, है ना, ऐसे कुछ रेखा प्राप्त होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी इक्वेशन होते हैं, समीकरण होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर वृत्त का लिख देता हूँ, या फिर किसी वेलन का लिख दूँ, है ना, या उसके अलावा फिर मैं इसका लिख दूँ, क्या बोलते हैं आपको, शंकु का लिख दूँ, या फिर कुछ भी ऐसे जो 3D या 2D में बिलोंग करते हैं, तो उनके इक्वेशन अलग होते हैं और उनके पावर भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे सिंगल पावर आप देखोगे, जितने भी इक्वेशन हम देखेंगे इस चैप्टर में सिर्फ सिंगल पावर ही होंगे, मतलब उनकी घात हमेशा एक ही होगी, मतलब उसमें कुछ घात अलग से नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समीकरण आता कहाँ से है, कैसे क्रिएट होता है, जनरेट कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है कि कुछ जैसे आप लोग बचपन में सीखते हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और उसने ऐसा कर दिया तो क्या कर दिया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हो। मान लो कि दो बच्चे हैं, मैंने एक उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया रोहन और मोहन,
ये दो बच्चे हैं, रोहन के पास मोहन से 2 गुना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहन से 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं। मैं ऐसा लिख देता हूँ। मैंने एक बात कही कि रोहन के पास मोहन से 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। और बस इतना ही मैंने कह दिया। 2 बच्चे थे, रोहन और मोहन के से 2 गुना ज़्यादा इसके पास पैसे हैं और कुल पैसे आपके पास 10 रुपये हैं। कुल पैसे आपके पास कितने हैं बच्चों? 10 रुपये हैं। यहीं से बन गया आपका इक्वेशन। कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इक्वेशन बनाने के लिए ना आपको कोई ना कोई वेरिएबल को मानना पड़ता है कि हाँ, रोहन के पास इतने पैसे रहे होंगे तो इसके पास इतने पैसे होने चाहिए, फिर हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं? इतने हैं। तो आइए इस उदाहरण को विस्तार से समझते हैं। यहाँ कहा गया कि रोहन के पास मोहन से 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं। तो इस बात पर विचार करिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, मोहन से ज़्यादा किसके पास है? रोहन के पास। ज़्यादा किसके पास है बच्चों? रोहन के पास। तो अगर मैं मान लूँ, माना मोहन के पास x रुपए हैं। वेरिएबल हमने क्या मान लिया? x मान लिया कि जो मोहन है उसके पास कितने रुपए हैं बच्चों? x रुपए। तो बताइए कि रोहन, मैंने यहाँ मोहन लिखा है, बिल्कुल ठीक है। मोहन के पास x रुपए है तो रोहन के पास कितने होने चाहिए बच्चों? मैं गलती से सोहन बोल रहा था पर रोहन है। तो तब रोहन के पास, या फिर ऐसा मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको भी मान ही लेते हैं पहले, ठीक है ना, ताकि संबंध आपको समझ में आएगा। देखिए, माना रोहन के पास y रुपए हैं, मैंने ऐसा लिख दिया। दो इक्वेशन देखिए, जो इसने कहा था उसके हिसाब से लिख दिया कि माना मोहन के पास x रुपए हैं तथा, यहाँ पे तथा लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले ही मान चुके हैं, तथा रोहन के पास y रुपए है। अब संबंध क्या बन रहा है बच्चों? ये बोल रहा है कि रोहन जो है ना, इसके पास मोहन से 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो y है, y किसका पैसा है बच्चों? रोहन का है। किसका 2 गुना है? मोहन के पास जो पैसे हैं उसका। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ इसको? देखिए, मोहन के पास तो x रुपए थे, लेकिन रोहन के पास y रुपए माना है हमने, और ये जो रोहन के पास पैसे हैं वो जो मोहन है उससे 2 गुना ज़्यादा पैसे हैं। तो इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गया आपका इक्वेशन। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर क्या कर दो, पक्षांतर कर दो। कैसे? अगर आप y को उधर ले जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ 0 बचेगा। अगर आप 2x, ये तो 2x तो रहेगा ही अपना, और इधर प्लस y है, अगर पक्षांतर करके इधर ले आओ तो ये बन गया आपका इक्वेशन। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? या तो ऐसा हो बराबर के इस पार और उस पार भी कोई भी संख्याएं हो, या फिर बराबर के इस पार 0 हो और उधर कोई ना कोई वेरिएबल हो, तो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं बच्चों? समीकरण। ठीक है, तो आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए क्या बोला है कि एग्जाम्पल है बुक में हमारे पास। उसने कहा है कि दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। इसने एक त्रिभुज बनाया, मैं इसको मिटा लेता हूँ, अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके अंदर कोणों के माप दे दिए गए हैं। इसको हम लोग समझते हैं। मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। देखिए यहाँ पर जो कोण का माप दिया है बच्चों, x + 40 डिग्री है, x + 40 डिग्री है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको x + 20 डिग्री है, x + 20 डिग्री है। और ऊपर वाला जो कोण है बच्चों, यहाँ x दिया हुआ है, ये a है, ये b है और ये c है। अब हमसे बोलता है कि आपको त्रिभुज के तीनों कोण इस रूप में दिए हुए हैं, तो आपको त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बताना है। ये तो x के फॉर्म में है, वेरिएबल है, हमको तो एक्चुअल में मान लाना है, क्योंकि x + 40 या फिर x + 20 का कोई वैल्यू तो है नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख लूँ कि कोण A + कोण B + कोण C = होता है 180 डिग्री, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है। पर अब हमें यहाँ से इनका अगर मैं मान रखता हूँ तो यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अगर A की जगह पे मैं x लिख लेता हूँ, B की जगह पे मैं x + 40 लिख लेता हूँ, ठीक है, और C की जगह पे x + 20 लिख लेता हूँ, तो क्या होगा बच्चों, अब समझिए। आगे देखिए बहुपदों का जोड़, है ना, सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है।
अब यहाँ से देखिए ये x हो गया, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो x प्लस 40 और x प्लस 20 इक्वल टू 180, यानी कि 180। अब इसमें क्या कर लेते हैं कि वेरिएबल्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी जो चर वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं और जो अचर वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों 3x और प्लस 40 और 20 मतलब 60। अब बराबर में क्या है बच्चों 180। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे 60 को उधर, तो होगा क्या कि 180 माइनस 60 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर प्लस 60 है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा। यहाँ क्या बच्चा बच्चों 3x इक्वल टू, अब बताइए 180 में से अगर मैं 60 घटाता हूँ बच्चों तो कितना बचेगा 120। अब क्या करें कि इस 3 का पक्षांतर इधर कर दे तो क्या बचेगा x इक्वल टू 120/3 120/3। कैसे, क्योंकि 3 और x के बीच क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, जब पक्षांतर किए तो क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का पहाड़ा पढ़ो। देखो इस तरह के भाग देने का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 120 है, 120 को 3 से कैसे डायरेक्टली काटें। आप एक पल के लिए 0 को इग्नोर कर दो तो ये चीज़ क्या बचेगा 12 बचेगा ना। तो इसको आप 12 समझ के काट दो तो 3 चौको 12 हो गया, और एक जो एक्स्ट्रा 0 हमने छोड़ दिया था उसको लगा लो, बस खत्म। तो यहाँ से जो बच्चों x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि हाँ अब जो कोड A का वैल्यू है वो कितना है बच्चों 40 अंश है। ठीक है, अब B का मान कैसे निकालेंगे, तो B के लिए हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 40। तो अब बताइए कि x का मान कितना है बच्चों 40 और प्लस इधर वाला मिलके 40, ये दोनों मिल गए 80 डिग्री। क्लियर। अब वैसे ही देखिए C का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो C के लिए क्या है बच्चों x प्लस 20। तो चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 और प्लस 20 इक्वल टू 60। क्लियर है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गए हैं। क्या हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। क्रॉस चेक करने का क्या तरीका होता है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। तो हमारे जो कोणों के मान निकले हैं 40, 80 और 60, क्या इनको जोड़ने पर 180 आता है। अगर आता है तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए क्रॉस चेक करते हैं। तो 40 प्लस 80 प्लस 60, तो ये हो गया 0। अब यहाँ से देखो 6 4 10 और 8 18 हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब है कि हमने जो त्रिभुज के कोणों का माप निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और फिर यहाँ पर तो ये इसमें तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि पहले से दिया हुआ था। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हम बता सकें कि इक्वेशन बनाया कैसे जाता है ना। आइए देखते हैं। इसमें तो बोला है कि कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों के पैरों की कुल संख्या 180 है। देखिए इसने क्या कह दिया कि कुछ सारस और हिरण इनके जो पैर हैं, पैर उनकी संख्या कितनी है बच्चों, इसने दे दी है 180 दे दी है। तो अगर मैं मान लूँ ऐसा कि सारस पक्षी के पैरों की संख्या, सारस पक्षी के पैरों की जो संख्या है बच्चों वो मान लिया कितनी है x। वैसे अब मैं लिख लेता हूँ कि हिरण के पैरों की संख्या, हिरण के पैरों की संख्या अगर y है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इनके कुल जो पैरों की संख्या वो कितनी है बच्चों y है। तो अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, सॉरी डिग्री नहीं लगेगा, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल इक्वेशन बन के रेडी है। तो आपने ये कैसे कर लिया, आपने कह दिया कि सारस पक्षी और हिरण जो थे इनके पैरों की संख्या कितनी थी 180 थी, तो हमने इसका x मान लिया, इसका y मान लिया, बन गया 180, है कि नहीं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट वाली बात है कि अगर हम आगे जाते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि इनके पैरों की संख्या अगर x है तो इनके पैरों की संख्या y होगी। पर जरा सोचिए कि हिरण के कितने पैर होते हैं बच्चों, हिरण के कितने पैर होते हैं 4, और सारस पक्षियों के पैर कितने होते हैं बच्चों 2 होते हैं। तो अब अगर मुझे इसको लिखना है और अच्छे तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू, x हमने किसकी पैरों की संख्या मानी है, इसकी सारस की, तो x नहीं, हाँ एक्चुअली लिख सकते हो आप 2a लिख लो, और y इक्वल टू लिख लो आप 4b लिख लो।
अब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा लिखने का कारण ये है बच्चों, समझो, सारस पक्षी के पैरों की संख्या हमने x मानी थी, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि एक सारस पक्षी के पैर की संख्या a है, तो एक पक्षी के लिए, तो हर एक पक्षी पे कितने पैर होंगे बच्चों? 2 होंगे। वैसे ही हिरण के पैर की बात करूं या हिरणों की बात करूं, उनके पैरों के लिए हमने अगर b मान रखा है, तो एक हिरण पे कितने पैर होते हैं बच्चों? 4 पैर होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि अगर मैं समीकरण 1 में x बराबर 2a और y बराबर 4b रख दूं, तो आप क्या देखोगे कि 2a प्लस 4b बराबर 180। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो x प्लस y था, अब यहाँ पे ये कैसे आया? वही बता रहा हूँ कि जो सारस पक्षी होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, इसलिए उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दे कि प्रत्येक एक सारस पक्षी के पैर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। 2a क्यों? 2 पैर होते हैं। हिरण के लिए क्या हो जाएगी? 4b हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसने लिखता हूँ मैं। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि समीकरण कैसे बनाना है, इसका हल अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। इसने कहा है कि एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपये है। तो एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत जो है 45 रुपये है, ठीक है। एक कॉपी और 2 पेंसिल। तो बताइए बच्चों, अगर मैं कॉपी की संख्या, या फिर ऐसा मैं बोल दूं कि एक कॉपी का जो मूल्य है अगर वो x ले लूं और जो पेंसिल का मूल्य है वो y ले लूं, तो आप क्या बोलोगे कि कॉपी तो एक ही है कॉपी तो एक ही है, तो 1 इंटू एक्स प्लस पेंसिल कितने हैं बच्चों? 2, तो 2 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो इक्वेशन बन गया। तो ऐसे ही आपको करना है बच्चों, आपको पहले समीकरण बनाना आना चाहिए। समीकरण जैसे ही आपने बना लिया, आपको सॉल्यूशन करें, आगे भी सीख जाएंगे हम लोग कि किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमने देख लिए कि किस तरह से होते हैं। अब देखिए समीकरण एक चीज़ और अच्छे से जान लीजिए कि समीकरण को हल करते समय ये बहुत आवश्यक होता है कि हमारे पास चर कितने हैं। अगर समीकरण में एक चर है तो हमें आवश्यक होगी सिर्फ एक समीकरण को ही उस हल करने के लिए, उस चर का, वेरिएबल का मान लाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आई, मतलब x प्लस जो 2y बराबर 45 हमने लिखा है, इस तरह की समीकरण है, और मैं सिर्फ बोलूँ कि आप एक ही समीकरण को हल करके x और y दोनों के मान ले आओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों कि जितने भी आपके चर होंगे किसी भी समीकरण में, जितने चर होंगे या जितने वेरिएबल होंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी उतने ही समीकरणों की। अगर मैं आपसे ऐसा कुछ बोलता हूँ कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, 4x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, तो या फिर मैं इसको ले लेता हूँ 13, ठीक है, ये 13 है। तो अब मैं पूछूं कि आप x का मान निकाल सकते हो, तो आप बिल्कुल बोलोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकते हो आप? जैसे ही आप इसको पक्षांतर करोगे, इससे डिवाइड करोगे, x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें ये देख रहे हो कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसमें क्या है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल के लिए हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह का इक्वेशन है जो अभी लिखा हुआ है कि x प्लस 2y इक्वल टू 45, अब मैं आपसे बोलूँ कि आप x और y दोनों के मान निकाल के दिखाओ, तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बच्चों इसके लिए आवश्यक होता है कि जितने वेरिएबल हैं उतने ही समीकरण होने चाहिए और उसी में होने चाहिए। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ये किसमें है? x और y में है। तो अगर मैं दूसरा इक्वेशन आपसे लिखने को बोलूँ तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि w प्लस 2 भी इक्वल टू 40 या कुछ भी समथिंग, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दिए तो आपके पास तो अब टोटल 4 वेरिएबल हो गए ना, x, y, w और v। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर मुझे अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसी में ही समीकरण में ही अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ 3x 5y इक्वल टू 30, तो हाँ अब आप कह सकते हो कि मैं अब x और y के मान निकाल सकता हूँ। तो पहले बेसिक चीज़ तो आप समझ लीजिए, इसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 43, x प्लस 5y इक्वल टू 30। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो अब हम कह सकते हैं कि x और y दोनों के वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो उससे होता क्या है बच्चों, देखिए इसको ऐसे डायरेक्टली निकाला नहीं जाता है। एक्चुअली हम लोग क्या कर लेते हैं कि किसी एक इक्वेशन से किसी दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। मैं एक छोटा सा तरीका आपको पहले बताता हूँ, समझाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए, ताकि क्लियर हो जाए।
हम लोग पहले क्या कर लेंगे कि यहाँ से x या y को किसी पद में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये जो x प्लस 2y लिखा हुआ है बराबर 45, यहाँ से मैं अगर क्या कर लूँ कि x या y का वैल्यू निकाल लूँ। कैसे? चलिए, अगर मैं चाहता हूँ कि x का वैल्यू निकालूँ तो इसको अगर मैं पक्षांतर करके लिखूंगा तो 45 माइनस 2y लिखूंगा। तो यहाँ से आप बोलोगे कि हाँ मैं इसको इक्वेशन 1 मान लिया, या फिर 1 पहले से मान रखे हो तो आप इसको 3rd मान लो, है ना। अब क्या करो कि x का जो मान निकाले हो आप उसको समीकरण 2 में रखो। उससे क्या होगा, देखिए उससे क्या होगा, x का वैल्यू आप रख रहे हो ना, तो 3 हो गया। अब x की जगह पे आपको क्या रखना है बच्चों, 45 माइनस 2y और प्लस 5y इक्वल टू 30। देखो इससे फ़ायदा क्या हो गया, देखो ये पूरा का जो पूरा इक्वेशन है ना एक ही चर में आ गया। यहाँ पर अब x है ही नहीं, देखिए यहाँ पर भी y है, वहाँ पर भी y है। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब आप एक ही चर में आपके पास समीकरण है, तो आप आराम से अब वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इसका हो जाएगा आपका ये 135 हो गया, और इसके बाद माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 30। चलिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए 6y माइनस 5y कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोगों ने तो जोड़ना घटाना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। अब क्या करता हूँ मैं, y को उधर पक्षांतर कर देता हूँ, y को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा 135, और एक साथ दो काम कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, देखो y को उधर पक्षांतर कर लेते हैं और 180 को इधर कर लेते हैं। तो ये प्लस का 180 है, जब इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। सेम लाइक इधर माइनस y है तो उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, जो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे 135 माइनस 180 करना है, तो जनरली हम लोग क्या कर लेंगे, 180 माइनस 135 कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका 45, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख तो लेंगे 45, लेकिन हम लोग घटाए किस में है, 135 में से 180 को घटाना है, तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि आपका जो y का वैल्यू है बच्चों वो -45 आ गया। अब आप बोलोगे तो आपके पास तो दो चर थे, x और y दोनों निकालने थे, हमने तो बस y निकाल दिया, x कहाँ गया। तो x कहीं नहीं गया है। अगर आप इस y का वैल्यू यहाँ रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। y का जो वैल्यू आया वो -45 आया है, तो x इक्वल टू 45 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है बच्चों, -45। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 45 और माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90, और यहाँ से आप बोलोगे कि x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 135। क्लियर। अब देखिए आपके पास जो x और y के वैल्यू आए थे या फिर आए हैं, ऐसा दो वैल्यू आए हैं आपके पास, तो आपके पास जो वैल्यू आए हैं क्या बिल्कुल सही है, कैसे कह सकते हो आप कि ये बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको ये चेक करने का सेम प्रोसेस होता है कि अगर इसके जो वैल्यू आए हैं आप उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, दोनों में से किसी में भी, या तो इसमें या फिर इसमें, अगर इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, सेटिस्फाई करने का मतलब आप बाएं पद को हल करके दायां पद ले आओ, मतलब x प्लस 2y करो, आप x प्लस 2y करो और आंसर क्या आना चाहिए, 45। तो आपका आंसर सही है। कैसे, देखिए अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूं, 135, और प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रख दूं मैं, -45, तो इसको हल करने पे 45 आना चाहिए, मतलब जो दायां पक्ष है उसके बराबर आना चाहिए। तो अगर इतना आ गया तो आपने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। तो चलिए एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ये वैसे बेसिक है, इसको आराम से आगे समझेंगे, मैं बस आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताने के लिए कि ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2, अब माइनस है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये 90, तो 135 माइनस 90 आप घटा के देख लो, आंसर आ जाएगा आपका 45। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जा रहा है, आपका दायां पक्ष आ जा रहा है, तो आपका जो इक्वेशन का वैल्यू निकाले हो आप वेरिएबल्स का x और y का वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।